हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले ये टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यह सीजी व्यापम में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है जो कि अबकारी आरक्षक के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अबकारी आरक्षक के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि पॉलिटी का होने वाला है, जिसमें प्रश्न पहला दिया गया है जो कि कथन वाला है। तो इसमें कथन दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इसका कारण दिया गया है, ये शब्द संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके बारे में और नीचे डिटेल्स देखते हैं जो कि इसमें दिया गया है व्याख्या, जिसमें बोला गया है कि प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और यह शब्द वास्तव में संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं पारी पारी से कि इसमें जो बोला गया है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य, इसको इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग पारी पारी से देखते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है संप्रभु। संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए संप्रभु है। वही गणराज्य दिया गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में कहा गया है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों का समान माना जाता है। मतलब यहाँ कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्म को समान माना जाता है। वहीं लोकतांत्रिक के बारे में दिया गया है कि भारत में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। गणराज्य के बारे में कहा गया है कि भारत का राज्य प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। इन शब्दों का उपयोग करके प्रस्तावना भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों से स्पष्ट करती है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा भी कथन वाला है जो कि कहा गया है, राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसका कारण में दिया गया है राज्यपाल को राज्य का जनता सीधे चुनती है, जो कि ये वाला गलत है। इसका आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। इसका आंसर सी है, जो कि कथन ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि राज्यपाल को राज्य की जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। इसके बारे में और नीचे डिटेल दिया गया है जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन उसे राज्य की जनता सीधे नहीं चुनती है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन के बारे में और जानकारी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुख होता है, राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है और राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उसके नाम पर लिए जाते हैं। कारण के बारे में नीचे दिया गया है, कारण के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। कारण में कहा गया है राज्यपाल को राज्य की जनता सीधे नहीं चुनती है, इसीलिए वो कारण इसका गलत होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के पद धारण करता है, राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करता है, इसीलिए ए सही है, आर गलत है। नीचे प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, जो कि ये भी कथन वाले हैं। तो इसमें बोला गया है कि भारत में संविधान संशोधन एक लचीली प्रक्रिया है। कारण में दिया गया है, संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जिसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि भारत में संविधान संशोधन एक लचीली प्रक्रिया है, यह कथन गलत है। संविधान संशोधन के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ-साथ विशेष बहुमत और कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। कारण में दिया गया है, संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है, यह कथन भी गलत है। संविधान संशोधन के लिए कुछ प्रावधानों को छोड़कर संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। अब चलिए देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। जिसमें पहला साधारण बहुमत, इसमें कहा गया है कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
जैसे कि नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। विशेष बहुमत, संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन, परिसंघीय संरचना को प्रभावित करने वाले किसी भी संविधान संशोधन विधेयकों को संसद के दोनों सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होने के साथ-साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के लिखित संकल्प से समर्थित होना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत में संविधान संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया है, न कि लचीली, और संशोधन के लिए साधारण बहुमत के साथ-साथ विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, यह भी कथन वाला है, जिसमें कहा गया है भारतीय संसद द्विसदनी है। इसका कारण दिया गया है संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। इसमें कहा गया है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। इसमें व्याख्या दिया गया है कथन का, भारतीय संसद द्विसदनी है। यह कथन सत्य है क्योंकि भारतीय सदन में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कारण संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। यह कथन भी सत्य है और यह दर्शाता है कि भारतीय संसद द्विसदनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां। इसमें कहा गया है कथन कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसका कारण दिया गया है संविधान सभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष मतदान से चुने गए थे। तो पहला तो सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान से नहीं चुने गए थे। इसका देखते हैं नीचे, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है, भारत की संविधान सभा का निर्माण नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इनका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 389 में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें 229 चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, जिसमें कहा गया है कथन है प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। कारण दिया गया है केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय से प्रस्तावना को न्यायालय में लागू न होने योग्य बताया है। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, जिसमें कहा गया है कारण कथन के बारे में कहा गया है, यह कथन सत्य है। प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को दर्शाती है, परंतु कारण गलत है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय से माना कि प्रस्तावना संविधान के एक अभिन्न अंग है और इन्हें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना। विस्तार देखते हैं, इसमें विस्तार से देखते हैं। इसमें 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधन किया जा सकता है। हालांकि यह भी कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि प्रस्तावना को संविधान के एक भाग के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों, जो कि कथन वाला है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में संविधान के अनुसार शासन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसका कारण दिया गया है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को स्वतः राज्य की विधानसभा भंग करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है, अर्थात कथन सही है परंतु कारण गलत है। कारण गलत क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि व्याख्या दिया गया है कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि राज्य शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। हालांकि राष्ट्रपति को स्वतः राज्य की विधानसभा भंग करने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, जो कि कथन वाला है। इसमें कथन दिया गया है अनुच्छेद 32 भारतीय
नागरिकों को न्यायालयों में याचिका दायर करने का अधिकार देता है, अर्थात रीट देता है। कारण में दिया गया है अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोनों के बारे में बताना है कि कथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जिसमें दिया गया है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके बारे में और नीचे डिटेल्स देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि कथन के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। कारण दिया गया है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर जा सकता है और अदालत को उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बहाल करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। इसलिए अनुच्छेद 32 न केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उल्लंघन होने पर प्रभावी उपाय उपलब्ध हो और यही कारण है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संक्षेप में देखें तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है और इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9वां, जो कि कथन वाला है, जिसमें कहा गया है कि कथन है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है। कारण दिया गया है आपातकाल में मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसमें दिया गया है कि कथन ए गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। तो इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं, जो कि दिया गया है कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते बल्कि उन्हें निलंबित किया जा सकता है। कथन ए के बारे में नीचे डिटेल्स दिया गया है। कथन ए में कहा गया है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालतों में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 को नहीं। इसका मतलब है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 स्वयं निलंबित नहीं होता। कारण के बारे में कहा गया है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन सभी नहीं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, अनुच्छेद 44 भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना का उद्देश्य रखता है, जिसका कारण दिया गया है समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी धार्मिक कानून लागू करने का निर्देश देता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। इसमें दिया गया है कथन ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि कथन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो राज्य को भारत के सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यह समान नागरिक संहिता की स्थापना का उद्देश्य रखता है, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को करने की बात करता है। कारण में दिया गया है यह कथन गलत है क्योंकि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक जैसी धार्मिक कानून लागू करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना, चाहे उनको धर्म कुछ भी हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक हिंदू व्यक्ति और एक मुस्लिम व्यक्ति दोनों विवाह, तलाक या उत्तराधिकार के मामले में अलग अलग कानून का पालन करना पड़ता है। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इन मामलों में दोनों व्यक्तियों के लिए समान कानून लागू हो, न कि उनके धार्मिक विश्वासों के साथ पर अलग अलग कानून हो। निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष है कि कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि कथन वाला है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद
21 भारत के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कारण दिया गया है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। इसके बारे में नीचे डिटेल देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अनुच्छेद 21 भारत में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि सभी नागरिकों, चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो, दिया गया है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आता है और उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार या हिरासत में ले लिया जाता है तो अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकता है। यह जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कथन वाले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के आजकल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इसे स्किप ना कीजिए और सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखें और समझें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी कथन वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो। कारण में दिया गया है अध्यादेश संविधान का एक अस्थायी कानून होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जो कि ए कथन और आर कारण दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बारे में नीचे डिटेल देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। कारण में दिया गया है अध्यादेश एक कानून होता है जो संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता बल्कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इसे संसद के अलग सत्रों में पारित करवाना होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है दोस्तों, जो कि कथन वाला है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कारण राज्यपाल को राज्य की जनता सीधे चुनती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कथन ए सही है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, परंतु कारण गलत है, क्योंकि राज्यपाल को राज्य की जनता सीधे नहीं चुनती है। इसके बारे में नीचे में व्याख्या दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता। ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक सभी कथन वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के कथन वाले क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप MCQ लगाइए। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, जो कि मिलान वाला है। इसमें एक साइड कॉलम दिया गया है जिसमें अनुच्छेद है और दूसरा कॉलम में दिया गया है विषय है, उस अनुच्छेद के बारे में विषय है। तो पहला दिया गया है अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 21 दिया गया है, जो कि अभी हाल ही में हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अर्थात इसमें जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 है, इसको भी हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में किए हैं, जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करता है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, जो कि ये भी मिलान कीजिए वाला है। इसमें कॉलम 1 में संशोधन दिया गया है और कॉलम 2 में परिणाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि ए में दिया गया है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन का क्या होगा? इसका है मिनी संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, इसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। वहीं संविधान संशोधन 44 दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 86वां संविधान संशोधन दिया गया है, जिसका शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। वही 101वां संविधान संशोधन दिया गया है, जो कि GST लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 16 दिया गया है। इसमें कॉलम 1 में संवैधानिक पद दिया गया है, कॉलम 2 में संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के तहत आते हैं, वही उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं, और प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आते हैं, और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें प्रश्न नंबर 17 बताया गया है दोस्तों, जिसमें एक साइड रीड दिया गया है और दूसरा साइड उद्देश्य दिया गया है। तो हेबियस कॉर्पस का क्या होगा आपको बताना है, दूसरे साइड से मिलान करना है। तो हेबियस कॉर्पस का होने वाला है अवैध बंदी से मुक्ति। उसके बाद दूसरा दिया गया है मैडमस दिया गया है, दूसरा मैडमस दिया गया है, उसका बी का होगा तीसरे नंबर सार्वजनिक अधिकारों को आदेश देना। उसके बाद क्या दिया है सर्टियोरेरी दिया गया है, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा पद, इसका होगा निचली अदालत से मामला हटाना। उसके बाद क्यों वारंटो दिया गया है, जिसका होने वाला है पद पर आधिकारिक अधिकार की जांच करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है जो कि मिलान वाला है। ये भी तो कॉलम 1 में अनुसूची दिया गया है और कॉलम 2 में विषय दिया गया है। तो पहली अनुसूची में बताना है कि क्या है, पहली अनुसूची के अंतर्गत कौन सा आता है, वेतन व भत्ते की भाषाओं की सूची की दल बदल विरोधी प्रावधान की राज्य और संघीय क्षेत्रों की सूची आता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि पहली सूची के अंतर्गत राज्य और पहली सूची के अंतर्गत राज्य और संघीय क्षेत्रों की सूची आता है। वही दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है कि वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं की सूची आती है और 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 10वीं को दल बदल से रिलेटेड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, ये भी मिलान वाला है। इसमें एक साइड भारत का संविधान दिया गया है और दूसरा साइड भाग और विषय दिया गया है, जो कि कॉलम 1 में संविधान व भाग और कॉलम 2 में संबंधित विषय। तो भाग 1 में क्या आता है उसको आपको बताना है। तो भाग 1 में आता है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार और भाग 4 में आता है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 5 में आता है संघ सरकार। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एकदम बेसिक है दोस्तों, इन सब से क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो आप इन सब को अच्छे से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 जो कि मिलान वाला है, जो कि कॉलम 1 में पद दिया गया है और कॉलम 2 में संबंधित संस्था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताया गया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कहाँ बैठते हैं, यह चुनाव आयोग में रहते हैं। और उप राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है जो कि ये भी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, सॉरी यह राज्यसभा में होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 जो कि मिलान वाला है, इसमें कॉलम 1 में संघीय विशेषता और कॉलम 2 में उदाहरण या लक्षण दिया गया है। ठीक है, तो लिखित संविधान है, संविधान में वर्णित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शक्तियों का विभाजन दिया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां दिया गया है दोस्तों, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां। उसके बाद द्वैत शासन दिया गया है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है, ये भी मिलान कीजिए वाला है। तो इसमें कॉलम 1 में विशेषता दिया गया है, कॉलम 2 में प्रेरणा स्रोत देश दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है और विधानों पर न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं पारी पारी से। तो इसमें मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। वहीं राज्य नीति निर्देशक तत्व लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। और विधानों पर न्यायिक पुनर्अवलोकन लिया गया है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है कॉलम 1 में संस्था दिया गया है, कॉलम 2 में कार्य दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है कि वित्त आयोग राज्य के बीच करों का वितरण करता है दोस्तों। निर्वाचन आयोग क्या करता है आपको बताना है। तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है दोस्तों। वही सी में योजना आयोग
क्या कराता है उसको आपको बताना है। तो योजना आयोग के अंतर्गत आएगा पंचवर्षीय योजनाएं आएगा। वही नीति आयोग को आपको बताना है, नीति आयोग द्वारा नीति निर्माण, शोध एवं नवाचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है दोस्तों। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि नीचे दी गई सूची में उन पदों की पहचान कीजिए जो भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि राज्यपाल द्वारा इन सभी में कौन किसको नियुक्त किया जाता है, जिसमें जे दिया गया है राज्य का महाधिवक्ता, के दिया गया है राज्य चुनाव आयुक्त, एल दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, और एम में दिया गया है राज्य के मुख्य सचिव। आपको बताना है कि राज्यपाल के द्वारा इन सभी में किसका नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है दोस्तों, जिसमें दिया गया है JLM। तो राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। व्याख्या दिया गया है कि महाधिवक्ता जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एल राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वहीं राज्य के मुख्य सचिव एम राज्यपाल औपचारिक रूप से नियुक्त करता है, परंतु यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। और राज्य के चुनाव आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यह राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। फिर भी सामान्यतः इसे स्वतंत्र निकाय माना जाता है और कुछ संदर्भों में इसे अलग माना जाता है, इसलिए सही उत्तर सी अधिक उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें जे के एम दिया गया है। जे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, के आंदोलन करने की स्वतंत्रता, और एम संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आप कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। इसमें आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है देखते हैं। आर्टिकल 19(1) का ए के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार है, जिसमें भाषण, लेखन और अन्य माध्यमों से अभिव्यक्ति शामिल है। आंदोलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के बी के अनुसार नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सी के तहत आते हैं दोस्तों, जो कि नागरिकों को संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होते हैं, और इसी के अंतर्गत संपत्ति रखने का अधिकार भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है यह अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, 44वें अधिसंशोधन द्वारा इसे हटाया गया था, अब इसे कानूनी आधार के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किन पदों पर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इन सभी चारों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ऑप्शन सी में दिया गया है JKLM, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक KAG। इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसके नीचे डिटेल्स देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है CAG की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन कौन संसद के अधिनियम प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है कि संसद के अधिनियम प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस से संबंधित कौन कौन से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जे और के। विधेयक की 3 पठन अवस्थाएं और के संयुक्त अधिवेशन। तो आइए देखते हैं ये इसके बारे में और नीचे डिटेल्स। तो व्याख्या, केवल जे और के सीधे विधायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। शून्यकाल और प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही के अन्य हिस्से हैं, पर वे
विधेयक पारित करने से सीधे संबंधित नहीं होते हैं दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस विशेषताओं को भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जोड़ा जा सकता है। जिसमें सूची में दिया गया है न्यायाधीशों का सुरक्षित कार्यकाल, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, न्यायाधीशों को वेतन संसद द्वारा निर्धारित करना, और एम में दिया गया है न्यायालयों की अवमानना की शक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है दोस्तों कि जे, के और एम। इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यकाल की सुरक्षा, पुनर्वलोकन की शक्ति और अवमानना की शक्ति शामिल है। एल, न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा कानून से तय होता है, लेकिन कार्यपालिका सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन से अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जे, के, एम। जे में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता, के में दिया गया है समानता का अधिकार और एम में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके डिटेल्स देखते हैं दोस्तों नीचे। इसमें कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता जे के बारे में, संविधान सभी नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता देता है। समानता के अधिकार के बारे में कहा गया है, यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार एम में दिया गया है, यह अधिकार मानव तस्करी, बाल श्रम और अन्य प्रकार के शोषण के प्रतिबंधित करता है। संपत्ति का अधिकार में दिया गया है, यह अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको अभी हमने ऊपर में भी यह प्रश्न किया है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो आपको बताना है नीचे जो सूची में दिया गया है वह कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा। तो इसका सही आंसर ए, जिसमें दिया गया है जे, के और एल। इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जे, समान कार्य के लिए समान वेतन, यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 39D में शामिल है, जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के कार्य के लिए समान वेतन मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना, यह सिद्धांत अनुच्छेद 40 में शामिल है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति का अधिकार प्रदान करने में निर्देश देता है। एल दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह सिद्धांत अनुच्छेद 51 में शामिल है, जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीधे दायित्वों को सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। एम में दिया गया है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षक, यह विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 और 30 में शामिल है, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार करता है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अस्वीकार करने के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर बी है दोस्तों, जे और एम। जे में दिया गया है साधारण विधेयक और एम में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित राज्य विधेयक। इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं। इसमें व्याख्या में दिया गया है राष्ट्रपति साधारण विधेयक और राज्य से आए विधेयक को अस्वीकार या विचार हेतु लौटा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर वह बाध्य है, अस्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात धन विधेयक और संशोधन विधेयक को
राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी विधायी कार्य केवल लोकसभा द्वारा किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा कौन से विधायी कार्य किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, जो कि जे और के, धन विधेयक पारित करना और प्रधानमंत्री को हटाना। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया गया है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। हाई कोर्ट के मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों, जे, जो कि अनुच्छेद 331 में किया गया है, जिसके बारे में और डिटेल्स नीचे दिया गया है। अनुच्छेद 331 के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 331 राज्यों और केंद्र के बीच विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र है। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रीट जारी करता है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति अपील के लिए है। और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया जाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार, पर्यावरण की स्वच्छता, शिक्षा का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 के बारे में और जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 21 न्यायिक व्याख्या द्वारा इन सभी अधिकारों को संरक्षित किया गया है। यह केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन को भी सम्मानित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना चाहिए। अर्थात इस स्थिति में राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय और राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में नीचे डिटेल देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 103 के तहत अनुसार संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की अनिवार्य सलाह से निर्णय करता है। अधिसूचना और सत्र बुलाना अलग विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समितियों का संसद की स्थायी समितियां कहा जाता है। संसद की स्थायी समितियां निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, इसके बारे में दिया गया है। तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, डी होगा। डी में दिया क्या दिया गया है देखते हैं। डी में दिया गया है JKLM, अर्थात लोकसभा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और नियत समिति, यह सभी इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है निम्न में से कौन से न्यायालय भारत में संवैधानिक पीठ कहलाते हैं। जिसका आपको सूची दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की पीठ जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय की पूर्व पीठ, किसी विशेष मामले में गठित विशेष पीठ और लोक अदालत। आपको बताना है कि इन सभी में संवैधानिक पीठ कौन कौन से कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, जिसमें दिया गया है कि जे, ओनली उच्चतम न्यायालय की पीठ जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश हो। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में नीचे और डिटेल देखते हैं, जिसमें बताया गया है केवल उच्चतम न्यायालय में 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संवैधानिक पीठ कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 145 में कहा गया है। अब देखते हैं संवैधानिक पीठ के बारे में, देखते हैं क्या होता है। तो संवैधानिक पीठ के बारे में कहा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पीठ जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। यह पीठ संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई करती है। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय की पूर्व पीठ, उच्च न्यायालय की पूर्व पीठ 3 या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनती है, लेकिन यह संवैधानिक पीठ नहीं कहलाती है। किसी विशेष मामले गठित विशेष पीठ, किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए गठित पीठ विशेष पीठ कहलाती है, लेकिन यह संवैधानिक पीठ नहीं कहलाती। अर्थात संवैधानिक पीठ सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय की पीठ जिसमें 5 आधिकारिक न्यायाधीश होते हैं कहलाते हैं। लोक अदालत के बारे में कहा गया है, लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है और यह न्यायालय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, निम्न में से कौन से अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित नहीं है। मौलिक अधिकार के रूप में कौन से निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों, जे और
के नौकरी पाने का अधिकार, विवाह का अधिकार यह भारत के मौलिक अधिकारों के रूप में निहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में नीचे डिटेल दिया गया है, देखते हैं। नौकरी पाना और विवाह करना कानूनी अधिकार हो सकते हैं, लेकिन संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इसे नहीं गिने जाते हैं। बोलने और धर्म प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से नीति निर्देशक तत्व भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित है। आपको बताना है इसमें कौन से भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। जे, समान कार्य के लिए समान वेतन। के, बाल श्रम का निषेध। और एल, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संरक्षण। इसके बारे में नीचे डिटेल देखते हैं, जिसमें कहा गया है जे, के और एल सभी सामाजिक, आर्थिक और न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। एम, अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, यह एक मौलिक अधिकार है जो संविधान अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, न कि नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रमुख अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जो 4 अधिनियम दिया गया है उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम, और उसके बाद मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तीसरा दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, कि ए, बी, सी, डी। तो इसका नीचे डिटेल देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया है, मोटेंगियो चेम्सफोर्ड 1919 में आया है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बनी से ले देखें।